Hi guys, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope कि आप लोग सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे एंड कैसा गया आपका फेस्टिवल। सो अभी मैंने एक स्टोरी एज वेल एज एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने ये बताया था लेटेस्ट सीबीएसई अपडेट, ये सैम्पल पेपर्स जो है वो आउट हो चुके हैं। तो यस, सीबीएसई ने ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स जो है वो रिलीज कर दिए हैं। जहां तक बात है इंग्लिश के सैम्पल पेपर की, तो इंग्लिश का सैम्पल पेपर भी आ गया एंड ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो अभी मैं इसको आपके साथ में दिखने वाली हूं और हम लोग इसको एनालाइज करने वाले हैं। देखिए, अभी तक पूरा जो कोर्स है वो हमने चैनल पे कंप्लीट नहीं किया है, जिसकी वजह से इसे सॉल्व हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम इसे सॉल्व करें और सब कुछ आपके ऊपर से चला जाए। हम सिर्फ इसे देखेंगे, देखकर एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिससे हम स्ट्रैटेजी बना सकें और फिर प्रेपरेशन कर सकें। जैसे हमारा सारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। ऑल्सो इसके साथ साथ में और भी सैम्पल पेपर्स मार्केट में अवेलेबल होंगे जो कि हम लोग फिर एक एक करके सॉल्व करने लगेंगे। सो दैट्स द इंटायर प्लान। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं सैम्पल पेपर कैसा है। सबसे पहले तो ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, सीबीएसई से हमने ये उठा लिया है और कुछ इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। तो क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन, रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर। थैंक गॉड इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो ईच पार्ट के लिए दिए गए हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग जो पेपर है उसे अटेम्प्ट करना है। अगर हम सेक्शन ए देखते हैं तो सेक्शन ए हमारा जो रीडिंग पार्ट है, इसमें पहला पैसेज जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो पहला पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है, ये पैसेज कहीं ना कहीं अगर हम इसे देख रहे हैं तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि सीबीएसई ने बताया था कि वो एक पैसेज जो है वो डिस्क्रिप्टिव रखेंगे, और कहीं ना कहीं वही चीज यहाँ पर है। ज्यादा बड़ा पैसेज नहीं है, वर्ड लिमिट इतनी ज्यादा नहीं है, दैट मीन्स पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो दैट इज अ गुड थिंग। हम लोग इस चीज को लेके थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं कि अगर सीबीएसई के सैंपल पेपर जैसा पेपर आता है तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा पढ़ने में। आगे अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि कोई भी 8 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, 9 क्वेश्चंस जो नीचे दिए गए हैं उनमें से। नाउ अगर हम देखते हैं यहाँ पे जब सीबीएसई ने अपना पूरा सिलेबस निकाला था इंग्लिश के लिए, तो उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को उतने ही मार्क्स अलॉट किए थे, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए थे जितने की टर्म 1 में। जिसकी वजह से टर्म 2 के स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि देयर आर चांसेस कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो जो भी होगा ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, इसको सब्जेक्टिव अब वो नहीं करेंगे। हाउएवर सीबीएसई यहाँ पर खेल चुके हैं और उन्होंने इसको भी सब्जेक्टिव कर दिया है। मैं ये अजम्पशन ले रही हूँ कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि टर्म 1 के अंदर ये जो चीज थी इतने अच्छे से सामने नहीं आ पाई थी। कुछ इंटरप्रिटेशन सीबीएसई के निकल रहे थे, कुछ इंटरप्रिटेशन हमारे निकल रहे थे, काफी गलतियां उसके अंदर हो जा रही थी और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टफ हो रहा था जितना की जरूरत ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से मुझे लगता है ये जो एक चेंज यहाँ पर लाया गया है, इसके पीछे ये रीजन भी है कि 2020 के पेपर के अंदर, 2020 के सैंपल पेपर के अंदर भी सीबीएसई ने इसको ऑब्जेक्टिव ही रखा था, जो कि कहीं क्लियर था कि भाई ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, बट इसे सब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है एज वेल एज बुरी बात है। अच्छी बात इसके लिए है क्योंकि अब आपको वो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करने का कोई चिंता नहीं है, आपको कोई फिक्र नहीं है कि मेरे को ये कंफ्यूजिंग ऑप्शंस में से ही सिलेक्शन करना है, बिकॉज आपको यहां पर लिखना है। बुरी बात ये है कि जैसे हम 5वीं में करा करते थे, क्लास 5th में करा करते थे कि अगर कोई रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता था तो हम ऊपर से मतलब क्वेश्चन देखते थे और ऊपर से जो भी हमें आंसर मिलता था हम बस उसी को नीचे लिख देते थे, वो यहां पर नहीं होगा। इसका पेपर का लेवल जो है अब वो बढ़ जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा राइटिंग के टूवर्ड्स। दैट मींस यहां पर जो क्वेश्चन पूछे होंगे जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन हो जो आपको पैसेज में मिल जाए। ये ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपको आपकी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए हो, और आपको इनके डायरेक्ट आंसर्स नहीं दिए जाएंगे पैसेज में। और अगर बाय चांस आपको पैसेज में इनके डायरेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं तो आपको वो वैसे के वैसे नहीं लिखने हैं। आप एग्जैक्ट लाइन
पैसेज में से उठा के एज अ आंसर यहाँ पर नहीं, एज एन आंसर आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं। वो इसके लिए नहीं लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर अगर ऐसा ही करना होता कि नीचे आपको कुछ क्वेश्चन देने होते और ऊपर से आपसे बस पूछा होता कि ढूंढ के बता दो, तो सीबीएसई खुद कर लेते कि भाई इतना काम मैं खुद कर लूंगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ये इतना आपसे नहीं कराना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आपकी कॉम्प्रहेंशन की, दैट मीन्स आपका कॉम्प्रहेंड करने की एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं कि आपने पैसेज पढ़ा, आपने उससे क्या सीखा, अपने वर्ड्स में लिखिए। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर हम अपने वर्ड्स में एक ऐसे पैसेज को लिखेंगे जो हमने अभी अभी पढ़ा है, तो नेचुरली उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, स्टाइल मिस्टेक्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का जो लेवल है जो पहले था एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। मेरा ये आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपने अगर सब्जेक्टिव देख लिया है तो आप एकदम खुशियां मना लो कि मैं जैसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को ग्रांटेड लेता था, लेती थी, वैसे ही मुझे अभी लेना है। ऐसा कुछ नहीं है और अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो थोड़ा अंदाजा भी लग जाएगा। सो क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया, साइट अ पॉइंट इन एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट द राइटर्स पोस्ट जॉज फियर वाज जस्टिफाइड। अब देखो, साइट अ पॉइंट इन एविडेंस। अब ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन आपकी एबिलिटी चेक करते हैं कि आपने अच्छे से रीड किया है क्या, बिकॉज यू मस्ट फाइंड समथिंग ऊपर जो इस पॉइंट को प्रूव करता है। तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पैसेज में लेकर जाना है, आपको डायरेक्ट पैसेज में से वो पिक करना है, पर आप लिखेंगे डायरेक्ट नहीं, आपको पिक वहीं से करना है, पर आपको डायरेक्ट वैसे का वैसे नहीं लिखना है, क्योंकि एविडेंस साइट करने के लिए बोला है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे और वो पोर्शन जो आपने पैसेज से वैसे का वैसे उठाया उसे आप कोटेशन मार्क्स में डालेंगे, जिससे आप एविडेंस ही साइट करें। तो एक तो हमने यहां पर पकड़ लिया डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी वन ट्रेट ऑफ द राइटर दैट इज एविडेंट फ्रॉम द लाइंस 5 to 10 एंड प्रोवाइड अ रीजन फॉर योर चॉइस। ओके, सो यहाँ पे ये आपके कैरेक्टर को जज करने की एबिलिटी यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि आपको बताना है कि एक राइटर का कोई ट्रेट, एक उसका कोई फीचर बता दो जो आपको 5 से 10 लाइन के बीच में देखने को मिलता है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आपसे पूछा है कि 5 से 10 लाइन के बीच में आपको क्या खूबी दिखती है राइटर में, और आपने जो खूबी वहां पर लिखी है, आपने देखी है, उस खूबी का रीजन भी आप बता दो। तो दैट मीन्स ये एक तो ये चेक कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, और फिर उसके बाद में आप उसे कितने अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर पाते हैं और अपने रीजन स्टेट कर पाते हैं। सब 1 नंबर के लिए करना है। So people thought the writer was either brave or very stupid. Why did some people think that he was very stupid? Now either brave or very stupid, this is something जो कि इन्होंने quotation में डाला है, inverted में डाला है, that means ये somewhere written है। और क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि राइटर जो है वो या तो ब्रेव थे या स्टूपिड थे, तो लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि वो स्टूपिड थे, इसका रीजन जरूर ऊपर दिया होगा। डायरेक्ट रीजन है तो आपको डायरेक्ट रीजन लिखना है, बट अपनी लैंग्वेज के अंदर डायरेक्ट रीजन नहीं है तो एनालाइज करके लिखना है। किसी सूरत के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो ये ऐसे फ्रेम ही नहीं होता। व्हाई डिड पीपल, क्या होता है, पहले आपके जो क्वेश्चंस आते थे उनके अंदर आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछी जाती थी जो आप ढूंढ के लिख देते थे। इंफॉर्मेशन सामने वाला खुद दे रहा है, आपसे रीजन पूछा जा रहा है, वो तभी आएगा जब पैराग्राफ समझ में आएगा। इसके लिए ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो थर्ड वाला है। Why does the writer say that people who know sharks intimately tend to be least afraid of them? Okay, again why reason को चेक करने वाला क्वेश्चन के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Rewrite the given sentence by replacing the underlined phrase with another one from lines 10 to 20. Some academicians think that reward as a form of discipline is a simple right or wrong issue. Right or wrong issue को आपको replace करना है किसी और फ्रेज से जो 10 से लेके 20 के अंदर मिलने वाला है। दैट मीन्स ये वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन है, फ्रेज रिप्लेस करने वाला। What does the use of the phrase benign light suggest in the context of writer's viewpoint about the tiger sharks? Sharks. Okay, I'm so sorry. So अभी यहाँ पे बोला कि ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज क्या सजेस्ट करता है, ये फ्रेज क्या सजेस्ट करता है राइटर के व्यू पॉइंट के बारे में।
तो अगेन आपको रिलेशनशिप पूछा है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप आपको यहां पर बता देना है। सो अगेन आपको इसके लिए एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा वोकैबुलरी का नॉलेज होना चाहिए, पता होगा तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे, राइट। सो आगे चलते हैं हम, सॉरी आई थिंक या सो इसके बाद में सेलेक्ट अ suitable phrase from lines 15 to 25 to complete the following sentence appropriately. I agree the team will find this experience tough, but competing will be easier next time after they get this tournament dash. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आपको इसको कंप्लीट कर देना है। ऊपर आपको यहाँ पर दिए हुए 15 से 25 के बीच में, सो अ सूटेबल फ्रेज फ्रॉम 15 to 25, आपको इस सेंटेंस को अप्रोप्रिएटली कंप्लीट करना है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन आप देखेंगे, apex predators serve to keep prey numbers in check. How can we say that tiger, sharks are apex predators? Again ये already जरूर passage में given होगा, वहां से आपको pick करना है अपने language में लिखने के लिए। Analyze why having a large litter is one of the features that empowers tiger sharks to emerge winners if global warming persists. ये थोड़ा difficult question हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से frame नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखकर लग रहा है कि कुछ आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चंस अभी भी रहेंगे, रीजन के क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं। तो बिल्कुल चाहे ये सब्जेक्टिव हो, इसका लेवल जरूर ज्यादा है, क्योंकि आपको इसके लिए पैसेज को रीड करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, एनालाइज करके अपने रीजन स्टेट करने पड़ेंगे आपके खुद के शब्दों में, जिनमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो पहला पैसेज फिर भी थोड़ा आसान लगा मुझे, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये अभी हमने अच्छे से रीड नहीं किया, नहीं तो ये हम अभी सॉल्व भी कर लेते। सो रीड द पैसेज गिवन बिलो। ये नीचे वाला पैसेज जो है ये क्रॉनिक डिजीजेज इन अर्बन, मतलब इसके अंदर कोई डेटा होगा, और बिल्कुल यहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, एग्जैक्टली जैसा सीबीएसई ने बताया था कि एक पैसेज आपका डेटा वाला पैसेज आएगा, जिसके अंदर से आप क्या करेंगे, पूरे पैसेज को पढ़ेंगे और डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो यहां पर आपको क्या है, 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको इनमें से 6 क्वेश्चन कोई तो कर लेने हैं। What does the researcher mean by changing food preferences? Easy question। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा, डेटा वाले क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपके पास में डेटा होता है, आपसे इंटरप्रेट करा रहे हैं, इससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं करा सकता आपसे। सो यहाँ पर what does the researcher mean by, सो इससे इनका क्या मतलब है वो आपको खोजना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। Why was this survey on food consumption of adolescents undertaken? रीजन जरूर क्वेश्चन में गिवन होगा, हम उसको रीड करेंगे, वहां से आंसर एक्सट्रैक्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अगेन थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन अपने वर्ड्स में लिखेंगे। विद रेफरेंस टू फिगर 1, फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है, फिगर दिया है तो उसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि आप कोई भी स्टैट्स को गूगल कर लीजिए, आप कोई भी स्टैट्स को गूगल करके उस स्टैट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बार दिया हुआ है, आपको पाई चार्ट्स दिए हुए हैं, आप उनको रीड करने की कोशिश कीजिए कि अगर मुझे सिर्फ ये बार दे दिया जाए तो मैं इससे क्या कंक्लूजन निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई का मतलब वही है, वो यही कराना चाहते हैं आपसे कि अगर आपको एक डेटा दे दिया जाए किसी चीज को लेकर, तो आप उस डेटा से क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। सो आपको यहाँ पर इसकी तैयारी ऐसे कर लेनी है। Now with reference to figure 1, write one conclusion about students consumption, कि आप क्या उसमें से conclusion निकालेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको आपके प्रोजेक्ट्स में भी करना है। What can be concluded by the no intake data of fruit consumption versus energy dense snacks with reference to figure 1? फिर से फिगर रिलेटेड क्वेश्चन, आपको 2 फिगर रिलेटेड क्वेश्चन मिल गए हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन पे फोकस हमारा ज्यादा हो जाएगा। There were no gender differences observed in the consumption of healthy foods according to the survey. Substantiate, ये हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये दिखते बहुत आसान है, पर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे पहले क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन पूछी जाती थी तो आप ऊपर जाते थे, आप चेक करते थे, बात खत्म। अभी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, अब आपको बताना है, आपको इसका वैल्यू यहां पर बताना है, तो आपको इसको यहां पर एनालाइज करके देखना है और फिर अपने शब्द वहां लिखने हैं। Why is affordability recommended as the significant feature of school canteen policy? I think इसका ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा पैसेज के अंदर। Identify a word from lines 9 to 18 indicating the questionnaire was specifically designed
to be completed by a respondent without the intervention of the researcher collecting the data. Again ये vocabulary question है. सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को देखकर ये जरूर है कि वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस ने पीछा नहीं छोड़ा है, पर यस ये थोड़ा रिलीफ यहाँ पर है कि अगर हम कंफ्यूजिंग ऑप्शंस की बात करते हैं तो वो यहाँ एलिमिनेट हो जाएंगे अगर ये यही पैटर्न हमारा रहता है. तो ये कुछ हद तक काफी आसान है क्योंकि आंसर राइटिंग का ही हिस्सा है. फर्क बस इतना है कि जैसे हम लिटरेचर में चैप्टर को ऑलरेडी जानते हैं तो हमारे लिए आंसर लिखना आसान होता है. यहाँ पर ये चीज आप पहली बार देखेंगे. इस पे मेरी टिप्स ये रहेंगी कि क्योंकि अब आपके पास में आपके पुराने वाले पैसेजेस जो थे वो काम नहीं आएंगे, तो अभी हम लोगों को थोड़े नए पैसेजेस पे काम करने लगना है. अभी हमें थोड़ा ये कोशिश करनी है कि हम नए से नए पैसेजेस पे वर्क करें और उन पैसेजेस पे ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करें. मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो उसके क्वेश्चंस इन कंपैरिजन क्वेश्चन 2 के डिफिकल्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि वहां पे आपके पास डेटा नहीं है आपको सेव करने के लिए, आपको खुद सब कुछ एक्सट्रैक्ट करना है. इन कंपैरिजन टू दैट क्वेश्चन नंबर 2 आसान होता है अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन आता है. क्वेश्चन नंबर 1 को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो भी चाहें आप कोई भी पैराग्राफ पिक करके आप कोशिश कीजिए कि पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है, आप सेंटर आइडिया खोजने की कोशिश कीजिए. मुझे पता है कि यहाँ पर हो सकता है सेंट्रल आइडिया के क्वेश्चंस भी ना आए, पर इससे आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स बढ़ती हैं. और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप कोई भी डेटा निकाल लीजिए, कोई भी डेटा सर्च कर लीजिए ऑनलाइन और उन पिक्चर्स को देखकर एनालाइज कीजिए कि ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है. यहाँ पे आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन की स्किल्स बहुत काम आएंगी. इसके साथ साथ में हम इनके ऐसे वाले क्वेश्चंस अब करने लगेंगे जिसकी मदद से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और आसान हो जाएगा. मूविंग ऑन, अगर हम राइटिंग में चलते हैं तो राइटिंग सेक्शन बड़ा प्यारा लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों को, मेरे को लगता है पूरे के पूरे टीचर्स को, जो अगर हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं, हम लोगों का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं वहाँ ज़्यादा है. और आई थिंक ये बहुत जेन्युइन बात है क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न पहली बार हमने आपके टर्म 1 में देखा है, तो इसके तो हम किंग हैं. ये हमें पता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या पूछा जा सकता है और कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि सीबीएसई ने इनमें कोई बदलाव नहीं किया है. ये वही टॉपिक्स हैं जो कि मैं पिछले 8 साल से देती आ रही हूँ, 1 महीने में 9 साल हो जाएंगे. सो ये वही टॉपिक्स हैं. तो इसके लिए आई थिंक ये सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अगर सब कुछ सब्जेक्टिव है. हाउएवर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की अगर हम बात करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को जितना मेरी तरफ से मैं एफर्ट लगाऊंगी उतना ही आपकी तरफ से एफर्ट की जरूरत पड़ेगी. तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ऐसा है जिसमें आपको मेरे एफर्ट के साथ में आपके एफर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. हाउएवर अगर हम राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं ना, तो राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, मैं आपको जितना अच्छे से लिखने के लिए बोलूंगी, जितना अच्छे से आपको समझाऊंगी, उतना आपका काम आसान होता जाएगा. सो चलिए फिर एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा. यू आर नताशा रिसाइडिंग इन पुणे, योर कजिन फ्रॉम द सेम सिटी इज होस्टिंग योर grandmother's 18th birthday anniversary and has extended an invite to you. He has also requested your assistance for arrangements needed. Draft a reply of acceptance in not more than 50 words. सबसे पहले इनविटेशन में रिप्लाईज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनविटेशन का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नहीं तो चैनल में जाकर देख लीजिए. अभी उसको आगे और उसके पास आने वाले हैं, डोंट वरी. सो इनविटेशन के अंदर रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है. रिप्लाई के अंदर कभी कभी एकदम क्लियरली बोल दिया जाता है कि आपको उसे एक्सेप्ट करना है और नहीं तो आपको उसे डिक्लाइन करना है. तो आपको हमेशा इसका ध्यान रखना है कि आप दोनों के लिए तैयार रहें. ऑल्सो एक चीज बहुत जरूरी है, नोटिस के आपको फेज से बाहर निकलना जरूरी है क्योंकि अब इन्विटेशन ही है जो आपके शॉर्ट कंपोजिशन में आएंगे. सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दे दिया है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं ना कहीं आपके पास में एक ऑप्शन जो है वो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही थी कि सीबीएसई को एक ऑप्शन आपको दे देंगे, हो सकता है एक इनवाइट और एक रिप्लाई के बीच में, बट ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला. तो मुझे लगता है कि सच में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो आपको दोनों की इक्वल तैयारी करके जानी पड़ेगी. तो स्ट्रैटेजी में थोड़ा ये फर्क आ जाएगा कि अब आप यहाँ पे चूज नहीं कर सकते कि मैं इन्विटेशन बहुत अच्छे लिखता हूँ या मैं रिप्लाई बहुत अच्छे लिखता हूँ तो मैं इनमें से एक ही करूँ. आपको दोनों बहुत अच्छे से करके जाने पड़ेंगे. इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है. आपसे क्या मांगा है, आप कौन है, होस्ट कौन है, इनवाइटी कौन है, आपको वो सारी चीजों का ख्याल होना जरूरी है. इसके साथ साथ में आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम फॉर्मल इनफॉर्मल की बात करते हैं तो वो जज करना जरूरी है. क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये जज करेंगे कि ये है कौन सा. यहां पर आपको कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कुछ,
तो आपको पहले ये जज करना होता है कि ये है कौन सा, क्या ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। इससे आपकी लैंग्वेज, आपकी ग्रामर पे फर्क पड़ता है। जैसे ही आपने वो जज कर लिया तो अब आपको पता है कि ये रिप्लाई है तो ये लेटर फॉर्म में ही जाएगा। तो अब आपको उसका फॉर्मेट एकदम इंटैक्ट रखना है। अगर ये इनविटेशन होता तो फिर हम अलग सोचते, पहले हम जज करते कि फॉर्मल है इनफॉर्मल है, फिर हम जज करते कि हमें कार्ड बनाना है या फिर हमें लेटर बनाना है। वो भी गिवन नहीं होता है। तो आप जितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके ये 3 नंबर कहां जाएंगे। तो ये 3 नंबर कहीं ना जाए ये हम कोशिश करेंगे। और इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखने को मिलेगा, जहां पर आपको चॉइस मिली है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही था। आपको एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा लेटर का, और एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा आपके रिपोर्ट का। सो यू आर शांतनु रिसाइडिंग एट घाट this. You came across the following classified advertisement in the local daily. Oh wow. Write a letter in about 120 to 150 words. Word limit note down करेंगे फटाफट से. Applying for the position of a volunteer for the each one teach one campaign. Now कमाल की बात ये है कि जॉब एप्लीकेशंस जो हैं वो वॉलंटियर एप्लीकेशंस या बहुत अलग टेंजेंट पे भी जा सकती हैं। आपको यहाँ पर रेडी रहना है कि आपसे कोई भी काम करने के लिए बोले, आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आनी चाहिए। सो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के लिए आई वुड एडवाइज कि आप अपने न्यूज़पेपर का वो जो क्लासिफाइड वाला एडवर्टीजमेंट होता है आप उसे पिक कीजिए। आप उसे पिक कीजिए जिसमें पोहे खाते हैं, तो वहां पे अगर आप उसे पिक करेंगे और उसमें कुछ एडवर्टीजमेंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग किस तरीके की क्वालिफिकेशन मांगते हैं किस जॉब के लिए। तो आपको वो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। हाउएवर जब मैं जॉब एप्लीकेशन कराऊंगी तो कॉमन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉमन पोस्ट जो आपके पास में खाली होती हैं, उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो मैं बताऊंगी। मैं क्या बात कर रही हूँ आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा जब आप जॉब एप्लीकेशन करोगे, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ खुद बनाना होता है। कभी कभी इंजीनियर की पोस्ट खाली होती है, बच्चे ग्रेजुएशन में बीकॉम लिख कर आ जाते हैं और ऐसी गलतियां मार्क्स कटवा देती हैं। तो इसके लिए वो चीज मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी। तो एक तो आपके पास में एक पूरी जर्नी है जो आप एंजॉय कर सकते हैं क्लासिफाइड को पढ़ के, और एक आप टाइम सेव कर सकते हैं क्योंकि मैम है ही। एक आपके पास में लेटर यहाँ पे है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है आपको इसमें से। और ओके वाओ, आई एम सॉरी, मैंने सिचुएशन वेकेंट देखा ही नहीं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरा एडवर्टीजमेंट भी दिया है। तो आपके पास में ये लेटर है और इस लेटर के नीचे आपको एडवर्टीजमेंट इन्होंने दे रखा है। तो आप यहाँ से जो भी एक्सट्रैक्ट आउट करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने ये दिया है, तो मान लेते हैं कि एग्जाम में भी आएगा ही कुछ हद तक। यहाँ पे एबिलिटी टू स्पीक, रीड एंड राइट, और यहाँ पर लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है। तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन में डालना जरूरी है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो आप नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। सारे वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है, और कांटेक्ट करना है इतना। तो आपको लैंग्वेज वगैरह का ये छोटी छोटी चीजें इनका ध्यान रखना है ताकि से आप अपने रेज्यूमे के अंदर उसे फिट कर पाए। एनीवे ये हेल्प से ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, मतलब ये हेल्प से ज्यादा परेशानी करते हैं। आपने इसको अगर इग्नोर कर दिया और मान लीजिए वो चीज नहीं लिखी है तो फिर वो पूरा वो गलत ही हो जाएगा। Question number 4 का B part है, the effort of 400 volunteers working with the NGO for literacy is in the district of this was launched by the district collector. Okay, as a staff reporter of this, write a report in about covering the details such as training, teaching, infrastructure involved, each one. Oh God, CBSE खेल गए। आपको नहीं समझ में आया अगर क्वेश्चन तो आप कहीं पे बच के नहीं जा सकते हो। यू विल आइदर हैव टू अप्लाई फॉर द पोजीशन इन द फर्स्ट क्वेश्चन और यू विल हैव टू बी अ रिपोर्टर फॉर इट। आपको उसको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। एनीवेज यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन। सो ये ईच वन टीच वन आएगा ही आएगा, बट ऐसा आई एम अज्यूमिंग कि क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा। दिस इज फॉर द सेक ऑफ द सैंपल पेपर, बट यस। सो आपके पास में रिपोर्ट और लेटर के अंदर ऑप्शन है, 5 नंबर का ये है। ये आपके पास में यूजुअली अवेलेबल होगा ही होगा। मतलब जैसा अगर हम पैटर्न देखें तो आपके पास में हमेशा ये ऑप्शन होगा कि आप लेटर और रिपोर्ट में से कोई एक चीज कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे तो फिर मैम मैं किसकी तैयारी करूं? अब बात यह है कि यहाँ पे आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी एक की तैयारी कर सकते हैं, पर मेरी बात अच्छे से सुनिएगा। मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगी कि आप दोनों की पूरी तरीके से तैयारी करें। क्यों? कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लेटर की पूरी अच्छी तैयारी कर ली और लेटर में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। नाउ टच वुड आज तक ऐसा हुआ नहीं है,
बट व्हाट इफ कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में आपने नहीं सुना है, मैम के क्लासेस में नहीं सुना है, देखा नहीं है, आपको पता नहीं है उसके बारे में, आप लेटर ही अच्छे से करके आए थे और अब आपको लेटर के बारे में ही नहीं पता है, अब आप क्या करोगे? अब आपको रिपोर्ट पे शिफ्ट होना पड़ेगा, पर रिपोर्ट की तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। तो क्या होता है यहां पे, हम फॉर्मेट पढ़ के चले जाते हैं, सोचते हैं कि वहां लिख लेंगे, परेशानी ये होती है कि टॉपिक ऐसे आ जाते हैं कि इंसान लिखे क्या। आप टॉपिक को देखते हैं, आप टॉपिक के बाद में यू विल बी लाइक मैं लिखूं क्या इसके अंदर। तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट। और अगर आप एक चीज की प्रैक्टिस करते हैं और दूसरे की नहीं करते हैं और टॉपिक में सीबीएसई अगर खेल जाते हैं, तो आपके पास वो ऑप्शन इज नॉट रियली एन ऑप्शन, यू नो, वो ऑप्शन एक्चुअली एक ऑप्शन नहीं रहता। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप दोनों की इक्वल प्रैक्टिस करें, ताकि से आपके पास में आपको तो दोनों आते हैं, तो आप टॉपिक के बीच में वे कर पाए कि मेरे को इसके ज्यादा पॉइंट्स आते हैं, मुझे इसके कम पॉइंट्स आते हैं, तो मैं ये लिखूं। सो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। ऑल्सो इन्विटेशन में तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आई थिंक दिस इज सॉर्टेड। राइटिंग आप मेरे पे छोड़ सकते हैं पूरी तरीके से, दिस इज सॉर्टेड। हम लोग ऐसा ही डिजाइन करेंगे कि एनीवे कोई भी टॉपिक आए वी आर रेडी फॉर इट। लिटरेचर, ओह चलिए अपने लिटरेचर को चेकआउट कर लेते हैं इधर। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस गिवन बिलो विद इन 40 वर्ड्स। ये वर्ड लिमिट है आपकी 40 वर्ड्स की। तो आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा, 10 नंबर का ये सेक्शन है। A mistaken identity led to a discovery of a new one from the rat trap for the rat trap peddler. How did this impact him? Oh my God. Now ऐसा हो गया है कि अरे मैम ये क्या बोल गया, क्वेश्चन क्या कह गया, ये समझ क्यों नहीं आ पा रहा। ये देखो, अब इसको एकदम काम होके पढ़ना कि एक मिस्टेकन आइडेंटिटी लेड टू अ डिस्कवरी ऑफ न्यू वन। मिस्टेकन आइडेंटिटी, उसको कैप्टन वॉन स्टेहल मान लिया था कि कैप्टन है, और उसकी वजह से लेड टू अ न्यू वन, उसके अंदर से एक नए चीज का एक आविष्कार हुआ। ये ट्रांसफॉर्म्ड पेडलर था, ये ट्रांसफॉर्म पेडलर था। ये था तो पेडलर, पर अब इसको एकदम कैप्टन के जैसे रेस किया गया था, तो वो सच में एक कैप्टन के जैसे लेटर लिखता है। आंसर लिखोगे, रेफरेंस दोगे चैप्टर का। As a host of a talk show, introduced Rajkumar Shukla to the audience by stating any 2 of his defining qualities. Character-based questions. ये क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपको एनालाइज करना है, सारी चीजों को समअप करना है 40 वर्ड के अंदर अंदर। वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, तो समरी लिखने का सोचना भी मत। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कैरेक्टर स्केच जो है ये यहाँ पर देना है राजकुमार शुक्ला जी का। कैरेक्टर स्केचेस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले वीडियो में वर्ड मीनिंग वाले मैम ने बोला था कैरेक्टर स्केचेस करवा दूं क्या प्लीज आप, क्योंकि देखिए इस चैनल पे वो जाएगा जो आपको पसंद है। अगर आप कैरेक्टर स्केचेस की वीडियोस देखेंगे नहीं तो फिर मैं नहीं बनाऊंगी। आपने कहा कैरेक्टर्स मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, मुझे लगता है शायद बच्चों को नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया। खैर आप लोगों ने बोला कि कैरेक्टर स्केचेस करने हैं, तो देखिए अच्छी बात है अगर आपको करना है, क्योंकि ये देखिए कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन है। यहाँ तो राजकुमार शुक्ला है, हो सकता है कि हाँ वो किसी और कैरेक्टर के बारे में पूछ ले। यहाँ पे इस पोस्ट के लिए कैरेक्टर स्केच के एडला विल्मैनसन रैट ट्रैप चैप्टर की बहुत अच्छी रन करती है। एडला विल्मैनसन के बहुत बार कैरेक्टर स्केचेस आ रखे हैं। तो कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है पूरे के पूरे कोर्स के अंदर जो तो आते ही हैं, मतलब ऐसे हैं जो जिनके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आने के लिए। एंड्रीन रिच, ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर नहीं है, पोएम है, ऑन जेनिफर्स टाइगर। एंड्रीन रिच chose to express her silent revolt through her poem Aunt Jennifer, just as Aunt Jennifer did with her embroidery. Explain. कोई हिंट नहीं दिया है इसमें। कुछ बच्चे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं है। व्हाट साइलेंट रिवोल्ट, बच्चे ने थीम नहीं पढ़ा है मैम के साथ में, वो गया काई का साइलेंट रिवोल्ट, ये कैसे हो गया, काई का लिंक, क्या क्या किया था उन्होंने एम्ब्रॉयडरी के साथ में। सो आपको यहाँ पे ये थीम बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर पोएम है बिल्कुल है, पर ये थीम बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो थीम है ना, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का थीम है। पेट्रियार्कल सोसाइटी का थीम है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एंड्रीन रिच ने जो है आंट जेनिफर के थ्रू अपना साइलेंट रिवोल्ट जो है सोसाइटी को के लिए एक्सप्रेस किया है कि ये सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हो चुकी है। फिर आपको क्या करना है, इसको थीम एक्सप्लेन करके कन्वर्ट करना है आंट जेनिफर के स्टोरी के अंदर आगे, और सब कुछ करना है 40 वर्ड में 2 मार्क्स के लिए। रैशनलाइज वाई की
uses the metaphor and endless fountain of immortal drink in his poem A Thing of Beauty. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएम्स में से फ्रेज रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। कोई भी पोएम का एक फ्रेज दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि आप इसे एक्सप्लेन कीजिए, तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। हम जब पोएम्स करेंगे तो ये सारे के सारे जितने भी फ्रेजेस होंगे चैप्टर में, मैम उसको आप मतलब सारे के सारे फ्रेजेस का पूरा ऐसे एक्सप्लेनेशन आपको लिखवा देगी, ताकि से अगर बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें आराम से कर सकते हो। सो ये फ्रेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया। हाउ डू यू थिंक डैडीज मदर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हिज सेंस ऑफ एलिनेशन एंड आइसोलेशन? ऑन द फेस ऑफ इट के लिए काफी काइंड है सीबीएसई, एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ पेपर में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों को पता नहीं चलता कौन सा चैप्टर है, ये नहीं दिया होगा पेपर में ज्यादातर। बट एनीवे यहाँ पर अगर हम देखें तो बिल्कुल यहाँ पे ये एक प्ले है जो आगे चल के हम करेंगे, और उस प्ले के अंदर इनकी मॉम का कैरेक्टर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकल कर आएगा थ्रू आउट प्ले में, जो कि इस बच्चे की सोचने समझने की शक्ति को कहीं ना कहीं इम्पेयर करेगा, और कहीं ना कहीं वो जैसे अभी हैं उसको काफी इफेक्ट करेगा। सो हम उनका भी यहाँ पर थोड़ा सा कैरेक्टर डालने वाले हैं और चैप्टर के साथ में। वैलिडेट जॉन अपडाइक्स ओपन एंडेड टाइटल शुड विजार्ड इट मॉमी, ये क्वेश्चन है जो आज मैंने कम्युनिटी में भी डाला है। फनी बात ये है कि ये जो पेपर है, ये पेपर ऑब्वियसली हम लोग ने अभी देखा है, और मेरे को कुछ पता नहीं है कि ये ऐसा आ रहा है, और मैं सालों साल से मैं ये चीज़ करवाती आ रही हूँ। तो मेरे को हर एक चैप्टर के अंदर टाइटल कराना होता है, थीम कराना होता है। तो अभी जब पेपर आया था तभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास के अंदर, और मैं बता रही थी कि शुड विजार्ड इट मॉमी के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, तो जॉन अपडाइक ने इसे ओपन एंडेड क्यों रखा है, आई वॉज एक्सप्लेनिंग दैट, और तब मुझे पता चला कि ये सैंपल पेपर जो आया है उसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। सो यस, आपने यहाँ पर देखा होगा, और मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे एसडीसी मतलब मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं हर चैप्टर में टाइटल्स, थीम्स, ऑथर, मतलब ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ कैरेक्टर स्केचेस के साथ में। आपने अभी 6 क्वेश्चन देख लिए हैं और इनमें आपको सारे फ्लेवर देखने को मिल गए हैं, टाइटल, कैरेक्टर, फ्रेजेस, थीम, कैरेक्टर। इसके साथ में अगर हम ये यहाँ पर देखते हैं तो ये तो खैर एनालिटिकल क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि इसके अंदर क्वेश्चन ही यही पूछे गए हैं और कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इतने अमेजिंग क्वेश्चन यहाँ पर डाले हुए हैं। अच्छा, इसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करने हैं, ये 120 से 150 वर्ड्स में करने पड़ेंगे। आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन करना है, दैट मीन्स आपको 4 into 2 करना है। How does Keats' poem A Thing of Beauty appeal richly to the senses, stimulating the reader's inner sight as well as the sense of touch and smell? Write your answer in about 120 to 150 words. Now, when I explain the chapters, जब मैं poems explain करती हूँ तो मैं अलग तरीके से explain करती हूँ। मतलब आप देखेंगे कि मैं जब भी कोई भी चीज़ explain कर रही होती हूँ तो मैं उसमें बहुत सारे emotions डालती हूँ और फिर ही मैं उसे explain करती हूँ। उसके पीछे reason होता है, ये reason होता है। मतलब अभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव स्टाइल हो गया है, इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज करना पड़ रहा था बीच में स्टाइल, पर मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ और ऐसे इसके लिए पढ़ाती हूँ क्योंकि आज तक ये आते थे। आप जब तक चैप्टर को अच्छे से समझते नहीं हैं, आप जब तक इमोशंस को अच्छे से नहीं समझते हैं, तब तक आप ये आंसर नहीं कर सकते हैं। लिटरेचर इज ऑल अबाउट फील के बारे में है लिटरेचर। आप क्या फील करते हैं, आप कैसे समझते हैं, ये एक लेजर एक्टिविटी है। आपको खुद से उसका एक खुद को समझना होता है, आपको खुद से उसका एक आंसर ढूंढना होता है, आपको उसको रिलेट करना होता है। ओपन एंडेड है लिटरेचर, इंटरप्रिटेशन, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। आपको जो सोचना है आप सोचिए, और उन सोचने को, आपकी सोचने समझने की शक्ति को मैं कलर करती हूँ मेरे वे ऑफ टीचिंग से, वो इसके लिए ताकि से आप इन्हें आंसर कर पाए। नाउ आई एम रियली सॉरी। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब हम लोग ये पोम करेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो वहां पर भी मैं आपको कोई ना कोई चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा बताऊंगी, और बताऊंगी कि वो पोम लिखी क्यों गई है, उसके पीछे रीजन क्या है, हर एक चीज का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन आप फिर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन ऑल इन ऑल आपसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी की समरी मांग रहा है और कुछ नहीं, तो समरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी की समरी देनी है।
चैप्टर में सॉरी आपके सिलेबस में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और वो है इवांस का। उसका क्वेश्चन है कॉलिन डेक्स्टर वाला। द ऑथर ऑफ इवान ट्राइज एन ओ लेवल एम्प्लॉयज द रेड आयरिंग टेक्निक ऑफ intentionally misleading readers by placing false clues to keep the plot enigmatic, substantiate with reference to the text in about 120 to 150 words। आपको कुछ नहीं, यहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर की समरी देनी है। इससे पहले ही आप समरी स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे ऑथर के ऊपर बहुत बड़ा ऐसे फोकस किया हुआ है, बहुत एम्फसाइज किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ऑथर जो है उनकी स्टाइल के बारे में बताना है, जो मैं आपको अबाउट दी ऑथर में बताऊंगी। तो पहले आप ऑथर की स्टाइल के बारे में लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या करने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर के अंदर। जो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कैसे वो सारे चेंजेस करते हैं। तो वो आपको करके यहाँ पे बस समरी लिख देना है उसका। तो इसमें आपको उनका स्टाइल लिखना है और समरी देनी है। Biographies include a feature of non-fictional text, factual information, a different text structures such as description, sequence, comparison, cause, effect, or problem and solution. Examine Indigo in the light of this statement in about 120 to 150 words. ये भी summary based question है। आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों को support करना है। That means factual information जिसमें आपको dates वगैरह mention करनी है, text structures, लोगों की बातें भी कहीं ना कहीं आपको mention करनी है, sequences, comparison, cause and effects, ये सब कुछ आपको इसके अंदर डालना है। क्योंकि बायोग्राफीज का मतलब ये होता है you're writing about the person and you should have the gist of it and you should deliver the gist of it सामने वाले पर्सन को। सो आई थिंक यहाँ पे ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, इनमें अगर आपको चैप्टर को अच्छे से, अगर आप चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो इनको आंसर करना काफी आसान होता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको बहुत मार्क्स दिला सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मैम के साथ में चलना है, आप चैप्टर कंप्लीट कीजिए। मैम आपको जब सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन करवा देंगी तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे जिन वीडियोस के अंदर आपको सिर्फ पॉइंटर्स मिलेंगे। आपको उन पॉइंटर्स को रेडी करना है इनके लिए। नाउ अब मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं आपको स्पून फीड यहाँ पर कर दूंगी और आप सब कर लेना। मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो पॉइंटर्स लेकर आऊं तब आप उन पॉइंटर्स को यूज करके खुद के आंसर बनाएं, एज इफ आपको 120 से 150 वर्ड्स में उन चैप्टर्स की समरी लिखनी है या पोएम की समरी लिखनी है। जैसे ही आप वो कर लेंगे, टुवर्ड्स द एंड मैं खुद आपको हर चैप्टर का 120 से 150 वर्ड्स का आंसर दूंगी। तो अगर आप गिव अप कर देते हैं, अगर आप गिव अप कर देते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है या मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे से गलतियां हो रही है, मैं वो नहीं पुट कर पा रहा हूं जो मैं कहना चाहता हूं, तो आप वो भी रट के जा सकते हैं। पिघल जाती हूँ ना, क्या करूं। एनीवे, सो वो आपको वहां पर मिल जाएगा। सो अगर मैं आपको यहाँ पर फाइनल स्ट्रैटेजी बताऊं तो वो ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम लोगों को अब अलग एंगल से अप्रोच करना पड़ेगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होगी क्योंकि लिखना पड़ेगा। राइटिंग सेक्शन जो है उसमें फॉर्मेट से ज्यादा क्वेश्चन रीडिंग और जनरल बातों के ऊपर आपको ज्यादा एम्फसाइज करना पड़ेगा। अगर आपको टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे, एंड दिस इज समथिंग जिसके बारे में आप पहले से रेडी नहीं रह पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या टॉपिक पूछा जाएगा। जहां तक लिटरेचर का सवाल है, मैम के हर चैप्टर के हर पार्ट को आपको अच्छे से देखना है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ वर्ड मीनिंग्स, ये सारी चीजों का प्रेपरेशन इन सब में मदद करेगा, आपको आंसर लिखने में मदद करेगा। वीडियोस आएंगे जिनके अंदर सारी बातें क्लियर होंगी, चाहे वो आंसर राइटिंग वीडियोस हों जिनमें मैं आपको आंसर लिखना सिखाऊंगी, टाइटल, थीम, ऑथर, समरी वीडियोस हों जिनके अंदर ये सारी चीजें कवर होंगी, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन हो, वर्ड मीनिंग वीडियोस हो, चाहे हम वहां पे प्रैक्टिस वीडियोस करें राइटिंग सेक्शन के या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टिप्स एंड ट्रिक्स एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, ये सब कुछ इस चैनल पे होने वाला है। एक चीज का ख्याल रखिए कि आपको अभी भी चाहे वर्ड मीनिंग्स हो गए, वोकैबुलरी हो गई, इंटरप्रिटेशन हो गया, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हो गई, नहीं छोड़नी है। आपको पता है सिचुएशन बहुत खराब है, टीचर्स आपको पता नहीं क्या बोल रहे होंगे, पर मैं आपको मिसलीड नहीं करूंगी। सीबीएसई ने सब्जेक्टिव पेपर लॉन्च किया है, इसका मतलब है उनका उद्देश्य यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर का 40 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर कराना चाहते हैं वो 2 घंटे में। पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही अपने सर्कुलर में कह दिया कि अगर सिचुएशन अच्छी नहीं होती है तो इसे ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया जा सकता है।
नाउ आई एम अज्यूमिंग कि पेपर पोस्टपोन हो जाएंगे अगर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं हुई तो। पेपर कैंसिल नहीं होंगे, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, होने नहीं भी चाहिए। पर पेपर कभी भी किसी भी सिचुएशन में सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब मैं नहीं चाहती हूं कि जब ऐसा हो तब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो। तो चाहे वीडियो किसी के भी बारे में हो, आप भरोसा रखिए और आप देखते जाइए, क्योंकि वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप कितने भी मिनट का जो वीडियो देख रहे हैं उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं आपको रेडी रखेगा, वो आपको रेडी रखेगा हर सिचुएशन के लिए। आज आपने अगर मेरे साथ 15 वर्ड सीख भी लिए और मान लेते हैं सब्जेक्टिव पेपर आ गया और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और ये सब नहीं भी पूछे गए, तो आपका फायदा हमेशा रहने वाला है। क्योंकि आप सोचिए ना, अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप आंसर में उनको लिख सकते हैं, आप कितनी ब्यूटीफुल आंसर्स बना सकते हैं, आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी होगी। सो ये इस पेपर का एनालिसिस है। ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि टर्म 2 में हम बिल्कुल हमारे टर्म 1 का बदला ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो बॉल हमारे ही कोर्ट में है। और बिल्कुल अब आपको बस इतना करना है कि बड़े सीरियसली स्टार्ट कर देना है पढ़ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इस वीडियो में हम लोगों ने पेपर को एनालाइज किया है। टर्म 2 की रिवाइज स्ट्रैटेजी मैं पूरी लिखकर आपके लिए लेकर आऊंगी 2 से 5 मिनट के वीडियो के अंदर, ताकि से आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े और आप और मैं सेम पेज पे रहें, ताकि आपको पता लगे कि चैनल पे कौन कौन से वीडियोस आने वाले हैं, क्या उनकी टाइमलाइन होने वाली है और आपको क्या करते रहना है, सो दैट हमारा कम्युनिकेशन बना रहे। कम्युनिकेशन से याद आया, 2 वेज कम्युनिकेशन हमेशा अच्छा होता है। तो मैंने तो अपनी बात रख दी है, आप क्या सोच रहे हो सैम्पल पेपर के बारे में, आपको क्या फील हो रहा है, वो आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।